नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार और टूरिस्ट भूत के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हॉरर कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी खौफनाक कहानी लेकर आया हूँ, वो भी अभिनव सिंह जो कि एक वन रक्षक है। और ये कहानी 2018 की एक रात की है। जिम कोर्बेट नेशनल पार्क में गश्त लगा रहे थे। गश्त लगाने के दौरान उन्हें संगीत गतिविधि की सूचना मिली, जिससे उनका सामना एक घायल हिरन और उसके पीछे खून उसके निशान से हुआ। जब वो निशानों तक पीछा कर रहे थे तो अचानक एक रहस्यमय आदमी की परछाई उनको दिखाई दी, जो चुपचाप उन्हें घूर रही थी। जैसे ही अभिनव ने उसकी ओर कदम बढ़ाया और वो रहस्य तरीके से गायब हो गया, जिससे उन्होंने एक ऐसा राज छोड़ दिया जो उन्हें हमेशा परेशान करता रहा। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। बस तो चलिए दोस्तों, किसी समय बर्बाद किए हुए ये कहानी आज की शुरू करते हैं। ये कहानी है उसकी जिसका नाम अभिनव सिंह है। ये घटना 2018 के सर्दियों की एक रात की है, जब अभिनव को जिम कोर्बेट नेशनल पार्क में गश्त लगाने की ड्यूटी पर लगाया गया था। रात का समय था और जंगल में सन्नाटा पसरा था। घड़ी के 2 बज रहे थे। ठंडी हवा के झोंके उसकी जीभ के शीशों से चिपक रहे थे। उस समय जंगल इतना शांत था कि दूर कहीं से किसी जानवर की हल्की सी आवाज भी साफ सुनाई देती। अचानक वॉकी टॉकी पर एक मैसेज आया। किसी संदिग्ध आदमी की गतिविधि की खबर मिली। तुरंत जांच करे अभिनव। फिर अभिनव ने अपनी जीभ स्टार्ट की और जोर से जल्दी से उसकी ओर बढ़ा। उसके साथ उसके सहायक आकाश भी थे। रास्ते में आकाश ने कहा, सर, आपको क्या लगता है कि इस इलाके में अजीब घटनाएं होती है? स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ देर रात कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे कोई समझ नहीं पाया आज तक। अभिनव ने उसे डांटते हुए कहा, डर फैलाने की जरूरत नहीं है। हमारी ड्यूटी है जंगल की सुरक्षा करना। इन अफवाहों पर ध्यान देने की कोई भी जरूरी बात नहीं है। जैसे ही वो जोन 4 पहुंचे, उनकी जीप के सामने अचानक से एक हिरन आ गया। अभिनव ने ब्रेक मारा और दोनों बाहर निकले। हिरन बहुत घायल लग रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, वो घबराकर भाग गया। पास ही एक बड़े पेड़ के नीचे कुछ खून के निशान थे। अभिनव ने टॉर्च से उस जगह को रोशनी में देखा तो खून की एक लंबी सी लाइन जंगल की ओर जा रही थी। आकाश को लगा कि कोई शिकार हुआ है, चलो देखते हैं। दोनों उस निशान का पीछा करने के लिए कुछ ही मिनटों में उन्होंने महसूस किया कि आसपास का माहौल अचानक बदल गया है। ठंडी हवा और भारी हो चुकी है। पत्तों की सरसराहट में एक अजीब सी गंध सुनाई देने लगी। आकाश ने सहमत जताते हुए कहा, सर, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। क्या हम वापस चलें? लेकिन अब अभिनव ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, अगर कुछ हुआ है तो हमें इससे रिपोर्ट करनी चाहिए। जैसे ही वो खून के निशान का पीछा करते हुए गहराई की ओर गए, उनकी टॉर्च की रोशनी एक जगह रुक गई। एक आदमी का धुंधला सिर, ऐसा इंसान जैसे पेड़ों से लटका हो, बीच में खड़ा था। वो इंसान जो उन्हें घूर रहा था बार बार। अभिनव ने उसे आवाज दी, कौन है आप? वहाँ क्या कर रहे हो? पर जवाब नहीं आया। आकाश ने कहा, सर, वो आदमी हिल भी नहीं रहा। ये कुछ सही नहीं लग रहा। अभिनव ने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, वो आदमी अचानक से गायब हो गया। आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए जंगल में उस रात के सन्नाटे और अंधेरे का जिक्र किए बिना कहानी खत्म नहीं हो सकती।
लेकिन इस घटना के बाद अभिनव और आकाश के जीवन में एक ऐसा राज छोड़ दिया जिसका जवाब उन्हें आज तक नहीं मिला। जैसे ही हमने उस अजनबी को गायब होते हुए देखा, मेरे और आकाश के होश तो उड़ गए थे, क्योंकि रात के समय करीब 2:30 बजे मैंने घड़ी में देखा। अंधेरे में सिर्फ हमारी टॉर्च की रोशनी थी और दूर से आती जिंगर की आवाज़। लेकिन अब जंगल का सन्नाटा कुछ और ही संकेत दे रहा था। हर तरफ घना अंधेरा था और ठंड ने हमारी उंगली सून कर दी। मैंने आकाश से कहा, देखो ये जंगल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, डरने की जरूरत नहीं। पर मेरी आवाज़ में खुद विश्वास की कमी थी। आकाश ने हिम्मत जुटाकर कहा, सर उस आदमी की हरकतें इंसान जैसी नहीं थी। कहीं ऐसा तो नहीं ये कोई शिकारी हो? हमें उस जगह को मुआयना करना चाहिए। मुआयना करने के लिए हमने फैसला किया कि जहां वो खून के निशान ख़त्म हो रहा है, निशान हमें एक बड़े पुराने पेड़ के पास ले गया। ये पेड़ बकरियों से काफ़ी बड़ा और घना था। उसकी शाखाएं इतनी फैली हुई थी कि चांदनी भी उसके अंदर झांकने में असमर्थ थी। मैंने पेड़ के पास टॉर्च घुमाई और देखा, वहाँ ज़मीन पर कुछ पड़ा हुआ था। ये एक टूटी हुई लकड़ी की छड़ी थी और उसके पास मिट्टी के पंजे पर अजीब से निशान बने हुए थे। ये किसी सामान्य जानवर के नहीं लग रहे। आकाश ने धीरे से कहा, सर यहाँ जरूर एक भेड़िया है, लेकिन इतने बड़े पंजे किसके हो सकते हैं? हम दोनों सोचते ही रहे कि अचानक पीछे से सूखी पत्ती आके हमारे ऊपर गिरी। हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। आकाश ने कांपते हुए कहा, सर शायद हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन मेरी जिद ने मुझे रोक दिया। मैंने कहा, अगर यहाँ कोई शिकारी है या जानवर है, वह अगर हम पर हमला करेगा तो हमें ये जानना होगा कि वो कौन है। हम डरते हुए और आगे बढ़े। पेड़ के बीच से ठंडी हवा बह रही थी जो हमारी सांसों को भारी बना रही थी। अचानक हमारी टॉर्च की रोशनी एक और चीज पर पड़ी। यहाँ एक फटे हुए कपड़े का टुकड़ा था। आकाश ने उसे उठाकर देखा और कहा, लगता है कि यह किसी इंसान का कपड़ा है, लेकिन कोई यहाँ इस हालत में क्यों होगा? अब हमारी चिंता बढ़ने लगी। कपड़े के टुकड़े से कुछ दूरी पर मिट्टी के घसीटने के निशान थे। हमने उनका पीछा किया। निशान हमें एक छोटे से झरने के पास ले गया। झरने का पानी धीरे धीरे बह रहा था, लेकिन उसके स्वर असामान्य रूप से डरावने थे। पानी में किसी चीज़ की हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी। मैंने पानी में झांका तो देखा एक जंग लगी पुरानी चप्पल पड़ी थी। उसे उठाते ही हवा अचानक और ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं अजीब सी आवाज़ करने लगी, जैसे कोई हमारी तरफ बढ़ रहा हो। तभी झरने के पीछे से किसी ने बोलने की धीमी आवाज़ आई। किसी की बोलने की धीमी आवाज़ आई। वो आवाज़ इतनी स्पष्ट थी कि समझना मुश्किल था, लेकिन उसमें एक अजीब खिंचाव था। आकाश ने घबराते हुए पूछा, सारा आपने सुना? मैंने उसकी ओर देखा पर कुछ नहीं सुन पाया। अब हर पल हमारा डर बढ़ते जा रहा था। वो आवाज़ धीरे धीरे साफ हो रही थी, जैसे कोई हमारे नाम पुकार रहा हो। ये रात और डरावनी होती जा रही थी। हमने तय किया कि हमें कुछ भी नहीं हो रहा और कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसकी रिपोर्ट बाकी टीम को करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही हमने वॉकी टॉकी उठाने की कोशिश की, उसमें से सिर्फ स्टैटिक आवाज़ आई। वो उपकरण अब किसी काम का नहीं था। हम समझ गए कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जो हमारे समझ से बाहर है। अब हम सिर्फ ये सोच रहे थे कि इस रहस्य को कैसे सुलझाए या वापस अपनी सुरक्षा की ओर भागे। लेकिन जंगल ने हमें ऐसा फंसा लिया था कि हमें भागने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। आखिर इस रात का अंधेरा और कितना गहरा होगा। झरने की आवाज़ की ठंडी हवा जैसे शरीर को चीर रही थी। घड़ी में 3:30 बजने का इशारा किया और जिम फोर्क ने उस जोन 4 में अंधेरा ऐसा घना था कि कोई अपनी परछाई तक नहीं देख सकता था। आकाश अब लगभग रोने लगा था। उसकी घबराई हुई आंखें में डर साफ झलक रहा था। उसने मुझसे कहा, यहाँ कुछ सही नहीं लगता, हमें लौट जाना चाहिए। मैंने पहले तो उसको शांत कराया। आकाश ड्यूटी पर
डरना नहीं चाहिए। ये जंगल है, कई बार हमारी चीजें ऐसी धोखे खा जाती है। हालांकि मेरी आवाज कांप रही थी। हमने सोचा कि वहां ज्यादा रुकना ठीक नहीं होगा। जैसे ही हम पीछे मुड़े, हमारे पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। ये आवाज सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की थी। लेकिन जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। मैंने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई। पेड़ के बीचों बीच कुछ हलचल दिखाई दी। ये कोई जानवर हो सकता है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। टॉर्च की रोशनी में पेड़ों के बीच में एक परछाई देखी। वो परछाई किसी इंसान जैसी थी, पर उसके हाव भाव बेहद असामान्य थे। कौन है? मैंने जोर से कहा, पर कोई जवाब नहीं आया। आकाश ने मेरे कंधों पर हाथ रखकर कहा, सर, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। क्या पता यहाँ कोई शिकारी हो या कुछ और। मैंने उसे समझाते हुए कहा, अगर यहाँ कोई शिकारी है तो हमें उसकी पहचान करनी होगी। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगे जहाँ परछाई देखी थी। वहां पहुंचकर हमें सूखी घास और मिट्टी मिली। मिट्टी पर कुछ निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुछ देर पहले वहीं से गुजरा हो। अब हमारी सांसें तेज हो रही थी। अंधेरे में एक रहस्यमय आदमी को हमने देखा था, जो हर कदम के साथ गहराता जा रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। पेड़ के पास गड्ढे के किनारे मिट्टी में किसी के खून के ताजे धब्बे थे। आकाश ने खौफ से कहा, ये क्या हो सकता है? मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब मेरी हिम्मत भी जवाब देने लगी। हमने उस गड्ढे को ध्यान से देखा। उसमें कुछ दबा हुआ था, शायद किसी जानवर का शव हो सकता है। मैंने अपनी झड़ी से मिट्टी हटाने की कोशिश की। जैसे ही मैंने मिट्टी को खिसकाया, वहां से एक अजीब सी बदबू आने लगी। अचानक हमारे पास की झाड़ियां से जोर की ससराहट की आवाज आने लगी। आवाज इतनी साफ थी कि आकाश जोर से चिल्ला पड़ा। हमने टॉर्च को उस दिशा में घुमाया, लेकिन वहां सिर्फ झाड़ियां हिलती हुई नजर आई। अब हमने तय नहीं कर पा रहे थे कि आगे क्या करना है, आगे बढ़े या वापस जाए। हमारी जीप करीब आधा किलोमीटर पीछे थी, पर हम ये जंगल पीछे जाने नहीं देने के मूड में था। तभी हवा में एक अजीब सी आवाज आई। आवाज गूंजी, चारों ओर गूंजी। ये आवाज इंसान की थी, लेकिन उसमें एक गहरी गूंज थी जो किसी इंसान को चीख से भी खौफनाक बना सकती है। ये आवाज बार बार आ रही थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। आकाश ने लगभग रोते हुए कहा, सर, ये क्या हो रहा है? हमें यहाँ से जाना चाहिए, जल्दी चलिए। लेकिन मेरे अंदर की जिद थी कि इस रहस्य को मैं समझ पाऊंगा। हमने आगे चलने का फैसला किया। जंगल का हर हिस्सा अब हमने अपने अंदर समेटने की कोशिश कर रहा था। जोन 4, जो सुबह तक एक सामान्य जंगल लगता था, अब किसी अंधेरे राज को खोलने वाला था। हम आगे बढ़ते हुए गए। ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी। झाड़ियों के बीच से किसी की तेजी से भागने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही मैंने टॉर्च को उस दिशा में घुमाया, मैं सन्न रह गया। एक लाल चमकता हुआ क्या चीज थी पता नहीं, हमने देखी तो हमें अब उस जगह फंस चुके थे। हमें कुछ पता नहीं चल रहा था ये जानवर है या इंसान। इसकी आंखें लाल थी, लेकिन हम दोनों का दिल तेजी से धड़क रहा था। लेकिन यहाँ से लौटने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था। कोई रास्ता साफ नजर आता तभी तो हम लौटते। तभी उन चमकीली लाल आंखों को देखकर हमारा खून ठंडा पड़ गया। वह चीजें पेड़ के बीच इस तरह खड़ी थी मानो हमें घूर रही हो। आकाश ने मेरी बाहें पकड़ ली और घबराते हुए फुसफुसाने लगा, सर, ये जानवर नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये कुछ और है। मैंने अपनी सांसें संभालते हुए टॉर्च की रोशनी उस पर फोकस की, लेकिन जैसे ही रोशनी उसके ऊपर पड़ी, वो आंखें अचानक गायब हो गई। पेड़ के पीछे ससराहट फिर से सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ तबाह हो जाएगा, जैसे कोई तेजी से हमारी ओर आ रहा है। आकाश अब पूरी तरह बौखला चुका था। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, सर, हमें यहाँ से तुरंत भागना चाहिए। ये कोई सामान्य बात नहीं थी, लेकिन मेरे दिमाग में अलग ख्याल चल रहे थे। ये किसकी हरकत है? जंगल में इतनी रात को क्या हो रहा है? क्या हो सकता है? कुछ तो है। मैंने उसे शांत रहने को कहा। आकाश ड्यूटी पर कभी
हड़बड़ी नहीं दिखानी चाहिए, हमें पहले ये पता लगाना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। हालांकि मेरे शब्द कुछ अलग थे, मैं भी डर रहा था। हमने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाने का फैसला किया। फिर मैंने घड़ी की ओर देखा तो 3:10 के करीब हो चुका था। जंगल पहले से भी ज्यादा ठंडा और सन्नाटा भरा लग रहा था। हर कदम के साथ हमें ऐसा महसूस होता कि कोई हमें देख रहा हो। अचानक एक जगह पर हम रुक गए। सामने के पेड़ पर किसी के नाखून से खरोंचने के निशान थे और निशान बहुत बड़े थे। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। निशान इतने बड़े और तेज थे जैसे किसी विशाल जानवर ने बनाए हो, लेकिन आसपास कोई जानवर मौजूद नहीं था। ये निशान बहुत बड़े थे लेकिन आसपास कोई जानवर मौजूद नहीं था। सर, ये किसका काम हो सकता है? आकाश ने कांपते हुए पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था ये किसके निशान है। जैसे ही हमें पेड़ का मुआयना करना शुरू किया, हमें उसके पास मिट्टी में दो बहुत बड़े पैर के निशान दिखे। ये किसी इंसान जैसे थे पर असामान्य रूप से बड़े। आकाश ने उन पर टॉर्च मारी और कहा, सर, ये आदमी के इतने निशान नहीं हो सकते। ये क्या हो सकता है? मैंने धीरे से कहा, आकाश, ये जगह कुछ अजीब है, हमें सतर्क रहना होगा। तभी दूर से किसी महिला की रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ इतनी धीमी थी कि शुरुआत में हमें लगा कि ये हवा का शोर होगा, लेकिन जैसे जैसे हमने ध्यान से सुनने लगे स्पष्ट होती रही। ये रोने की आवाज़ थी, जंगल के अंदर से आ रही थी। आकाश ने डरते हुए कहा, सर, मुझे नहीं लगता कि हमें वहाँ जाना चाहिए। जो भी हो, ये हमारे बस का काम नहीं। लेकिन मेरे अंदर का कर्तव्य मुझे रोकने को मना कर रहा था। मैंने उससे कहा, आकाश, अगर ये किसी इंसान की आवाज़ है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। शायद उसे हमारी मदद की जरूरत हो। रोशनी का पीछा करना शुरू किया। आवाज़ हमें एक घने झुरमुट की ओर ले जा रही थी। वहां पहुंचकर हमने देखा कि एक टूटी हुई झोपड़ी थी। ये जगह बेहद पुरानी लग रही थी, मानो सालों से किसी ने यहाँ कदम ना रखा हो। झोपड़ी का दरवाजा टूटा हुआ था, अंदर से वही रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने धीरे से दरवाजे को धकेला और झोपड़ी में झांका। अंदर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, केवल एक अजीब सी गंध महसूस हो रही थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। आकाश ने पीछे से फुसफुसाया, सर, हमें यहाँ से तुरंत लौटना चाहिए, ये जगह सुरक्षित नहीं लग रही। लेकिन मैंने वापस जाने को तैयार नहीं था। मेरा फर्ज मजबूर था, मुझे वापस जाने को मना कर रहा था मेरा फर्ज। मैंने झोपड़ी के अंदर कदम रखा, तभी मेरे पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। आकाश चिल्लाते हुए बोला, सर, ये क्या हुआ? दरवाजा कैसे बंद हो गया? अब मैं उस अंधेर झोपड़ी में अकेले था। अंदर से रोने की आवाज़ आई, अचानक बंद हो गई आवाज़ भी आना। पूरे माहौल में एक भयानक सन्नाटा छा गया और फिर झोपड़ी के अंदर का माहौल एकदम से बदल गया। चारों तरफ घना अंधेरा था। मेरी टॉर्च की रोशनी इतनी कमजोर पड़ रही थी कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे देखने में बहुत मुश्किल हो रही थी। झोपड़ी के कोनों से अजीब सी गंध उठ रही थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। बहुत अजीब सी गंध थी। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो 3:30 बज चुके थे और बाहर आकाश मुझे लगातार पुकार रहा था, सर, आप ठीक है ना? दरवाज़ा अंदर से क्यों बंद हो गया? उसकी आवाज़ डर और बेचैनी से भरी थी। मैंने हिम्मत जुटाई और झोपड़ी के अंदर और आगे बढ़ा। जमीन पर काले काले निशान बने हुए थे, मानो किसी चीज को जबरदस्ती घसीटा गया हो। हर निशान मुझे अंदर की ओर खींच रहा था। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे और दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थी अपनी ही धड़कन। झोपड़ी के अंदर से एक धीमी सी आवाज आई। यह किसी महिला की आवाज थी, लेकिन इतनी स्पष्ट कि समझ पाना मुश्किल था। उसने कहा, क्यों आए हो इस झोपड़ी में? मैंने तुरंत पीछे देखकर मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मेरी टॉर्च की रोशनी अब खत्म हो चुकी थी। मैंने उसे जोर से झटका दिया और रोशनी थोड़ी सी तेज हो गई, चल उठी टॉर्च की लाइट में। लेकिन जैसे ही मैंने सामने पर दीवार पर टॉर्च डाली, मैं सन्न रह गया। दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ था, यहाँ कोई वापस नहीं जाता, जो आता है यहीं का रहकर हो जाता है। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल खुल नहीं रहा था। बाहर आकाश की आवाज़ और जोर से सुनाई दी,
उसने कहा, सर अंदर क्या हो रहा है, आप बोल क्यों नहीं रहे। मैं लगातार आकाश को बोलता रहा, दरवाजा खोलने की कोशिश करो, धक्का दो आगे से, आकाश धक्का मारो। मैं बोलता रहा। उसकी ताकत की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हो रहा था। आकाश धक्का दिए जा रहा था। मैं भी खोलने की कोशिश करता, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। इसी बीच झोपड़ी के अंदर का माहौल और भयानक हो गया। अब मुझे अपने आसपास किसी के होने का एहसास हो रहा था। पीछे से फिर वही फुसफुसाने की आवाज आई, तुमने इसे क्यों छुआ। मैं चौंक कर पीछे देखा। झोपड़ी के कोने में अंधेरे के बीच एक परछाई खड़ी थी, लेकिन वो हिल नहीं रही थी। लेकिन उसकी आंखें एक बार फिर से लाल होकर चमक रही थी। उसकी परछाई पूरे कमरे में फैल रही थी, जैसे ही किसी इंसान की आत्मा हो। मुझे ऐसा लगा। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो परछाई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। उसका हर एक कदम अजीब था, जैसे वो जमीन को छू भी नहीं रही हो। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा आगे से बंद था। बाहर आकाश से बार बार कह रहा था, सर अंदर क्या हो रहा है, आप कुछ क्यों नहीं बोलते, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं चीख कर कहा, आकाश मदद बुलाओ, यहाँ कुछ गड़बड़ है, जल्दी जाओ। लेकिन मेरी आवाज जैसे दीवारों में गुम हो गई। तभी वो परछाई रुकी और दीवार की ओर इशारा करने लगी। मैंने टॉर्च मार कर देखा तो वहाँ एक खून से लिखा संदेश था, अब समय खत्म हो चुका है। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये सब क्या है। बाहर से आकाश ने आखिरी बार चिल्लाकर कहा, सर मैं फोर्स बुलाने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, दरवाजा अचानक से अपने आप खुल गया। आकाश दौड़ता हुआ अंदर आया। उसने मेरे चेहरे को देखा और कहा, सर आप ठीक है ना, आपका चेहरा सफेद क्यों हो गया। मैंने उसकी ओर इशारा करके कहा, आकाश वहाँ कोने में। लेकिन जब उसने देखा कि कोना खाली पड़ा था, झोपड़ी में अब कोई नहीं था, लेकिन वो बदबू और दीवार पर लिखे हुए निशान भी अब नहीं थे। आकाश ने सहमति जताते हुए कहा, सर ये जगह हमें छोड़ देनी चाहिए, चलिए यहाँ से जल्दी, कुछ सही नहीं लग रहा। मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही हम झोपड़ी से बाहर निकले, हमें लगा जैसे जंगल अब भी शांत हो गया हो। ना हवा की आवाज थी, ना झिंगुर की आवाज थी, किसी की आवाज ही नहीं आ रही थी, सन्नाटा था। हम दौड़कर अपनी जीप की ओर भागे, लेकिन जीप तक पहुंचने से पहले ही हमें जीप की ओर बढ़ रहे थे। जंगल का माहौल और भी अजीब होता जा रहा था। हम भागते भागते जीप की ओर बढ़े। आसमान में बादल घने होने लगे और अंधेरे पहले से ज्यादा घना लग रहा था। हमारे कदमों की आवाज हमें ही डरा रही थी। हर कदम पर लग रहा था कि कोई हमारे पीछे चल रहा है। आकाश ने धीरे से कहा, सर पीछे देखने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे सख्ती से कहा, कुछ भी हो तुम्हें पीछे नहीं देखना, बस चलो यहाँ से भागो। अब घड़ी में 3:45 हो चुका था। जीप बस थोड़ी ही दूर खड़ी थी। जैसे ही हम जीप के पास पहुंचे, हमारी सांस थम गई। हमने सांस में सांस ली, लेकिन जीप के शीशों पर बड़े बड़े खरोच के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि किसी के पंजों के निशान हो, किसी ने अपने पंजों से ये निशान बनाए हो। आकाश चिल्लाते हुए कहा, सर ये क्या है। हमें उसे तो ठीक ठाक छोड़ दिया था। मैंने उसकी बात को अनसुना करते हुए तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जीप का दरवाजा अनलॉक था। चाबी मेरे पास थी, लेकिन वो किसी कारण काम नहीं कर रही थी। हम दोनों घबराकर आसपास देखने लगे। तभी पास के पेड़ों से छुरमुट से फिर वही लाल चमकती हुई आंखें दिखाई दी। वो हमारी ओर देख रहा था। इस बार वो एक नहीं बल्कि कई सारी आंखें थी। ऐसा लग रहा था जैसे भूतों का एक कबीला आ गया हो और उसने हमें चारों ओर से घेर लिया। आकाश अब पूरी तरीके से डर के मारे मदहोश हो चुका था। उसने कांपते हुए कहा, सर ये क्या हो रहा है, ये सब कौन है। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, आकाश चुप रहो, मुझे सोचने दो कुछ, हम वैसे भी ठीक है। ये जो भी है हमें डराने की कोशिश कर रहा है। तभी हवा में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी।
ये आवाज़ धीरे धीरे हमारे करीब आ रही थी। हमने चारों ओर देखा लेकिन कोई नहीं दिखा। अचानक जीप का हॉर्न अपने आप बजने लगा। हॉर्न की आवाज़ इतनी तेज थी, ऐसा लग रहा था जैसे पूरे जंगल को जगा देगी। हॉर्न के साथ उन लाल आंखों की दिशा बदलने लगी, अब इधर उधर बिखर रही थी, लेकिन उनकी संख्या और बढ़ती जा रही थी। मैंने अपनी टॉर्च संभाली और जीप के बोनट की ओर बढ़ा। जैसे ही मैंने बोनट खोला, अंदर कुछ ऐसा देखा जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जीप के अंदर के ऊपर काले नीले निशान थे, जैसे खून लग रहा था, और उसमें से अजीब सी बदबू भी आ रही थी। आकाश ने देखते ही इसे जैसे ही उसने देखा, आकाश ने तो उल्टी कर दी। तभी हमारे पीछे किसी ने जोर से आवाज़ लगाई। आवाज़ इतनी गहरी और डरावनी थी कि हम तुरंत पलट कर देखे, पर वहाँ कोई नहीं था। लेकिन पेड़ की छाया में फिर वही परछाई देखी। आकाश ने कांपते हुए कहा, सर, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता, हमें दौड़कर यहाँ से निकलना होगा। लेकिन मैंने उसे रोका। आकाश, अगर हम भागे तो ये चीज़ हमें और नुकसान पहुँचा सकती है। हमें शांत रहकर इनका सामना करना होगा। आकाश ने मेरी बात मान ली, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। हमने जीप को दोबारा चालू करने की कोशिश की। अचानक आसमान में बिजली चमकी और एक जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी। इसने हमारा ध्यान भटका दिया। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरा दिल भी धड़क रहा था। मैं धीरे धीरे मुड़कर देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आकाश ने कांपते हुए कहा, सर, हमें अभी और इसी वक्त यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये जंगल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हमने आखिरी बार जीप को स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन की आवाज़ हुई, लेकिन वो चालू नहीं हुआ। तभी चारों ओर अजीब अजीब आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ें इंसानों की चीख और जानवरों की चारों ओर से उठे हुए पत्तों की सरसराहट और अजीब चीखें थी। हमारी उम्मीद ख़त्म कर रही थी। हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि अब क्या होगा। आकाश ने डर के मारे मेरे कंधे पर हाथ रखा और मजबूती से मुझे पकड़ लिया। सर, हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये जंगल हमें निकलने वाला है। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, शांत रहो आकाश, ये कोई मनोवैज्ञानिक डर का खेल हो रहा है। हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है। हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा। हालांकि अंदर से मैं भी टूट चुका था पूरी तरीके से। तभी जंगल में हवा की गति अचानक बढ़ गई। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल इसी तूफान में हवा में उड़ जाएगा। पेड़ों की शाखाएं एक अजीब आवाज़ कर रही थी और सूखी पत्ती जमीन पर घूमने लगी। हमने जीप से दूर जाने का फैसला किया। शायद थोड़ी दूर पर कोई और रास्ता हो या किसी की मदद मिल सके। दूसरे इलाके में पहुंचने का मौका भी था। हमने अपनी टॉर्च ली और पेड़ों के बीच से गुजरने लगे। हर कदम पर महसूस हो रहा था कि कोई हमारी निगरानी कर रहा है। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें सामने एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया। ये पेड़ बाकी पेड़ों से अलग था। उसकी शाखाएं नीचे झुकी हुई थी और उसमें से एक अजीब सी आवाज़ निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो खुद सांस ले रहा हो। आकाश ने डरते हुए कहा, हमें इस पेड़ से दूर रहना चाहिए, ये सामान्य नहीं है। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए पेड़ के करीब जाने का फैसला किया। उसके तने पर किसी के रचना के निशान थे। ये निशान सामान्य जानवर के नहीं थे। उसमें एक पैटर्न था, मानो कोई जानबूझकर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हो। मैंने टॉर्च की रोशनी बढ़ाई, निशानों की ओर देखा। किसी भाषा में लिखा हुआ था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। आकाश ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। हर कदम खतरे में डाल रहा था हमें। तभी पीछे से सूखी शाखा टूटी, जोरदार आवाज़ आई। हम तुरंत पलटे और देखा कि पेड़ के पीछे से वही लाल आंखें फिर से चमकने लगी, लेकिन इस बार वो करीब थी। अब उनकी दूरी मात्र कुछ किलोमीटर की थी। आकाश ने चीखते हुए कहा, सर, यहाँ कुछ अलग है, ये हमें नहीं छोड़ेगा। हमें दौड़ने का फैसला किया। जंगल के घने पेड़ के बीच हम भागते हुए आगे बढ़ते रहे। अपनी सांसों की आवाज़ हमें स्पष्ट सुनाई देने लगी। हर कदम पे लग रहा था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। थोड़ी दूर भागने के बाद हमें एक साफ मैदान
मिला। मैदान के बीचों बीच में एक पुरानी टूटी हुई जीप खड़ी थी। ये जगह और भी डरावनी थी। आकाश ने चौंकते हुए कहा, सर, ये जीप यहाँ पर कैसे आई और किसकी है? और बहुत सालों से पड़ी है क्या? मैंने करीब जाकर उस जीप का मुआयना किया। उसकी सीट पर सूखे खून के धब्बे थे और स्टीयरिंग पर किसी के हाथ के निशान बने हुए थे। आकाश ने पीछे से कहा, सर, यहाँ से कोई नहीं बचेगा, हमें भी यहीं मरना पड़ेगा। उसने पहले कुछ बोला, फिर मैंने उसे चुप कराया और चारों ओर देखा। कोहरे की वजह से दीवार उठने लगी थी। ये कोहरा इतना घना था कि कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। अब हमें अपनी टॉर्च की रोशनी भी बेकार लगने लगी थी। तभी कोहरे में किसी ने मेरा नाम पुकारा, अभिनव। ये आवाज़ इतनी भयानक थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने आवाज़ की ओर देखा, लेकिन पूरी तरीके से मैं डरा हुआ जब एक जगह खड़ा था। मैंने चिल्लाकर कहा, आकाश, कुछ भी शांत नहीं हो रहा, क्या करना चाहिए? आकाश बोला, सर, मुझे कुछ नहीं पता। ये सोच हमारी खेल से परे था, लेकिन इससे पहले कि हम कुछ और कर पाते, कोहरे में कई परछाइयाँ हमारी ओर बढ़ने लगी थी। ये परछाइयाँ इंसानों की तरह थी, लेकिन उनके हाव भाव डरावने और अजीब थे। अब हम फंसे हुए थे एक ऐसी स्थिति में जहां हर कदम मौत के करीब ले जा रही हो। कोहरे की परछाइयों ने जैसे हमें जकड़ लिया था। हर कदम पर लगता था कि ये परछाई और करीब आ रही है। मैंने घड़ी में देखा तो सुबह के 4 बजने वाले थे, लेकिन अंधेरा वैसा ही घना था। आकाश लगभग रोने की स्थिति में था, मेरी ओर देख रहा था और कहा, सर, अगर हम यहाँ से जिंदा लौटे तो मैं कभी भी इस जंगल में वापस नहीं आऊँगा। मैंने उसकी बात सुनी, लेकिन खुद को शांत रखने की कोशिश की। आकाश, हमें खुद को बचाना होगा, कोई नया तरीका खोजना होगा। ध्यान से देखो, शायद इस कोहरे में कोई रास्ता हो। हमने कोहरे पर अपनी टॉर्च घुमानी शुरू की। हर दिशा में बस धुंध ही धुंध थी और परछाई नजर आ रही थी। उन परछाइयों में से किसी की आंख लाल थी तो किसी के चेहरे पर भावहीन डरावना मुस्कान थी। अचानक कोहरे के बीच में हमने देखा कि एक आवाज़ आई, तुम क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, लौट जाओ वरना सब खत्म हो जाएगा। मैंने उस दिशा की ओर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मुझे समझ में नहीं आया कि किसने बोला। जो भी ये कह रहा था वो कुछ अलग ही था, या फिर हमें चेतावनी दे रहा था। आकाश ने लगभग बड़बड़ाते हुए कहा, सर, हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम फंसे रहेंगे। कोई हमारी मदद के लिए नहीं आएगा, हमें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, नहीं तो ये सारी आत्माएं हमें मार डालेगी। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने अपने बैग में रखे फ्लावर निकाल लिया। आकाश कोहरे में इतना घरा था, हमने इसे तोड़ना होगा। ये फ्लायर जलाने से शायद हमें कुछ रास्ता दिखे। मैंने फ्लायर जलाया और लाल रोशनी में कोहरे में थोड़ा पीछे धकेल दिया। अचानक हमें कोहरे के पास एक साफ रास्ता दिखाई दिया। वो रास्ता पेड़ों के बीच से गुजरते हुए कहीं दूर खत्म हो रहा था। मैंने जल्दी से आकाश का हाथ पकड़ा और कहा, चलो, यही मौका है। हम इस रास्ते पर चलते गए, इससे पहले कि कोहरा फिर से हमें निकल ले। हम तेजी से उस रास्ते पर चलने लगे। रास्ता बहुत खतरनाक था। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। कोहरे की दीवार अब हमारे पीछे थी, लेकिन वह हमें पीछा करती रही, हमारे पीछे करती रही। थोड़ी देर चलने के बाद हमें एक खुला इलाका दिखाई दिया। ये छोटी सी घास का मैदान था, जिसके बीच में एक लकड़ी का टावर खड़ा था। ये टावर शायद पुराने वन रक्षक के लिए बनाया गया हो। मैंने आकाश से कहा, यहाँ से हमें सिग्नल मिल सकता है, चलो ऊपर चलते हैं। चढ़ो ऊपर। हमने तेजी से टावर के अंदर गए और लकड़ी की सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगे। टावर के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंचकर हमें दूर तक जंगल दिखाई देने लगा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कोहरा अब भी मैदान के किनारे पर रुका हुआ था।
मैंने तुरंत अपनी वॉकी टॉकी निकाली और सिग्नल की जांच की। इस बार कुछ आवाज़ सुनाई दी, बेस कैंप, बेस कैंप, बेस कैंप। ये अभिनव, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक वॉकी टॉकी से एक आवाज़ आई, अभिनव तुम कहाँ हो? तुम्हारी लोकेशन नहीं मिल रही है। मैंने राहत की सांस लेते हुए जवाब दिया, हम जोन 4 में फंसे हुए हैं, हमें मदद चाहिए, जल्दी आओ। कुछ देर के बाद बेस कैंप से जवाब आया, हमारी टीम तुम्हारी लोकेशन पर आ रही है, वहीं रुको। अब हमें थोड़ा सुकून महसूस हुआ, लेकिन हमारी मुश्किल अभी ख़त्म नहीं हुई थी। मैदान के किनारे पर रुका हुआ वो कोहरे की दीवार अब टावर की ओर बढ़ने लगा था। मैंने आकाश से कहा, हमें किसी भी हालत में यहीं डट के रहना होगा, मदद रास्ते में है। जैसे जैसे कोहरा टावर के करीब आया, हम और सतर्क हो गए। उसकी दीवार के अंदर अब भी वही परछाई दिख रही थी, लेकिन इस बार वो आक्रामक लग रही थी। आकाश ने कांपते हुए कहा, सर ये क्या हो रहा है? ये कोहरा यहाँ तक कैसे पहुँचेगा? मैंने जवाब दिया, हम टावर पर है, ये शायद ऊपर नहीं आ सकेगा। तभी जंगल में से गाड़ियों की हेडलाइट की लाइट्स की रोशनी दिखाई देने लगी। ये बचाव दल था। हमारी सांस में सांस आई। उसकी जीप मैदान की दूसरी तरफ रुक गई और उन्होंने टावर की ओर देखा। अनुभव, क्या ऊपर हो? बेस कैंप वॉकी टॉकी पर आवाज आई। जल्दी करो, मैंने बोला, यह कोहरा खतरनाक है, मैंने चिल्लाकर जवाब दिया। टीम ने तेजी से हमारे लिए सीढ़ी लगाई और हम नीचे आने लगे। हम दोनों ने फौरन सीढ़ी के जरिए नीचे उतरना शुरू किया। कोहरा अब टावर के चारों ओर घिर चुका था, लेकिन बचाव दल की गाड़ियां उसकी रोशनी को तोड़ रही थी। जैसे ही हम नीचे पहुंचे, टीम ने हमें गाड़ी में बैठाया और तुरंत वहां से निकल गए। मैदान को पीछे छोड़ते हुए मैंने टॉर्च से पीछे देखा। अब कोहरा अब भी वहीं रुका हुआ था, मानो हमें जाते हुए देख रहा हो। जब हम बेस कैंप पहुंचे तो सुबह के 6 बज चुके थे। आकाश पूरी तरीके से थका हुआ था और डर से कांप रहा था। मैंने उसे कहा, हम बच गए हैं, लेकिन जो भी हुआ है वो हमेशा हमें याद रहेगा। उस रात को जो हमने देखा वो हमारे लिए एक रहस्य बना है, लेकिन हमने तय कर लिया कि अब हम उस जंगल के जोन 4 में कभी वापस नहीं जाएंगे। आज की कहानी यही ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करना। तब तक टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा। और डर जरूरी है।